नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत शुक्ला और आप देख रहे हैं नवनीत जीएस सेंटर। हम लोगों ने मौर्य वंश को लेकर पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। अब हम पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। यदि प्रश्न बने कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बेझिझक उत्तर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश से पहले भारत में किसका शासन था। तो मौर्य वंश से पहले भारत में जो मगध का एरिया था, वहां पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम राजा नंद वंश का अंतिम राजा जो था वो धनानंद था। धनानंद ने कौटिल्य जैसे ब्राह्मण की बेइज्जती कर दी थी भरी सभा में। तो कौटिल्य जो कि महान पंडित था, अर्थशास्त्र का रचयिता था, उसने ये शपथ ली थी कि वो नंद वंश का समूल नाश कर देगा। इसी क्रम में उसने आधार बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में शिक्षा और दीक्षा दी। उसके पश्चात उसने नंद वंश का समूल नाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया। चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने से मौर्य वंश की स्थापना मानी जाती है। तो इसका यदि हम टाइम पीरियड देखें, कालखंड देखें, तो 322 ईस्वी से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। ध्यान दीजिएगा, मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं, मैं पूरे मौर्य वंश की बात नहीं कर रहा हूं। मौर्य वंश की बात नहीं कर रहा हूं। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि पूरा मौर्य वंश की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, मैं केवल चंद्रगुप्त मौर्य की इस वीडियो में बात कर रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। पहला क्वेश्चन यही से आपको उत्तर मिल गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मेरे साथ आप रिपीट भी किया करिए तो आपको जल्दी याद होगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। एक बात ये हुई। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारत में राजनीतिक एकबद्धता का सबसे पहले यदि कोई राजा हुआ जिसने भारत में राजनीतिक एकबद्धता स्थापित की, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और यदि कहा जाए कि सबसे सुदूर तक शासन किसने किया, पहला राजा कौन था, तो आप नाम लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईरान की सीमा तक था और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक। बहुत बड़ा शासन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने प्रश्न तैयार कर लिया कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक एकबद्धता स्थापित करने वाला पहला राजा था। सबसे सुदूर तक शासन करने वाला पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हम लोग चलते हैं, मौर्यों की जो है जाति पर काफी विवाद चलता है। कुछ जैसे ब्राह्मण साहित्य है, मौर्यों को शूद्र जाति का मानते हैं, निचली जाति का मानते हैं। और जो आपके बौद्ध और जैन धर्म है, वो मौर्यों को क्षत्रिय जाति का मानते हैं। लेकिन यहां पर यदि आप संविधान के छात्र हैं, तो निचली जाति से ज्यादा अच्छा शब्द है पिछड़ी जाति, क्योंकि कोई भी जाति निचली नहीं होती। ये बात आपको समझना चाहिए। आजकल विभिन्न प्रकार की चीजें हमारे समाज में चलती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग वाद विवाद करते हैं। उन वाद विवादों में फंसना ठीक तो नहीं, परंतु कोई भी जाति मेरे अनुसार निचली नहीं होती। ये शब्द यदि आप इस पर सुधार लाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जातियां पिछड़ी होती हैं, जातियां निचली नहीं होती। खैर, हम लोग बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो है मौर्य वंश को शूद्र जाति का मानता है। ब्राह्मण साहित्य जो हमारा
पुराण में यदि बात करेंगे, विष्णु पुराण में कुल मिलाकर, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश को जो है शूद्र जाति का बताया गया है। वहीं पर यदि हम लोग जैन और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो जैन और बौद्ध धर्म में मौर्यों को क्षत्रिय जाति का बताया गया है, मौर्य छत्र कहा गया है। जैन धर्म में मौर्य छत्र कहा गया है। एक पुस्तक की बात मैंने की थी जब मैंने स्रोत बताए थे मौर्य वंश के, कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें बताया गया है कि जो मौर्य हैं वो शूद्र हैं और उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, वृषल। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। वृषल मौर्य वंश को विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल जाति का कहा गया और वृषल शूद्र जाति से संबंधित। हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें शूद्रों से इसका तादात्म्य मतलब जोड़ा गया है इसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से। तो याद रखिएगा कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस भी मौर्य को क्या मानती है? शूद्र मानती है और इसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग करती है। वृषल शब्द का अर्थ है शूद्र जाति से। जैसा कि मैंने बता दिया कि विष्णु पुराण में भी शूद्र बताया गया है। और अब एक कहानी आती है। देखिए, प्राचीन इतिहास में हमें कोई प्रामाणिक जानकारी तो प्राप्त होती नहीं है, परंतु विभिन्न प्रकार के स्रोतों से हमें विभिन्न अलग अलग प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। तो एक कॉमन जो जानकारी है वो बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसकी माता ने उसका पालन पोषण किया। उसके बाद उसे गौपालक मतलब जो गौ वंश का पालन करते हैं उसको बेच दिया गया। गौपालक से उसे शिकारी के पास, जो शिकार करते हैं, उसके पास बेचा गया और उस शिकारी से 1000 करशापड़ देकर, करशापड़ का अर्थ है वहां पर मुद्रा से, जैसे आज हमारे यहाँ पैसे का प्रयोग होता है वहां तब करशापड़ कहा जाता था। तो करशापड़ 1000 करशापड़ देकर किसने? कौटिल्य ने शिकारी से खरीद लिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये एक कहानी है, ठीक है। और एक ये भी प्रश्न बनता है कि जब नंद वंश के राज दरबार से कौटिल्य वापस लौट रहा था तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी एक खेल खेल रहा था। कौन सा खेल? उस खेल से प्रश्न बना है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम, जैसा कि मैंने लिखा है राजकीलम, राजकीलम। मैं सारी बातें इन्हीं पॉइंटों पर लेकर चल रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। इन्हीं पॉइंट को यदि आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और बार बार दोहराते जाएंगे तो एक भी प्रश्न आपका चंद्रगुप्त मौर्य से तो नहीं गलत होने वाला है और पूरा प्रश्न आप सही करके आएंगे। हालांकि मैं यूपीएससी तक की बात तो नहीं करता, लेकिन यूपीएससी में भी यकीन मानिए कि आप प्रश्न यदि थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे तो बना ले जाएंगे। यूपीएससी में भी बना ले जाएंगे, यूपी पीसीएस तो सब यहीं से आएगा। तो मैंने बात की कि जो कौटिल्य है जब मार्ग से गुजर रहा था तो उसने कुछ लोगों का कुछ बच्चों का ग्रुप देखा जो कि खेल रहे थे, एक खेल खेल रहे थे जिसे कहते हैं राजकीलम। राजकीलम खेल का अर्थ क्या है कि राजकीलम खेल में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो राजा की तरह व्यवहार करता था अपने दोस्तों से और अपने दोस्तों के जो आपसी झगड़े हैं उनको सुलझाया करता था और राजा की तरह व्यवहार करता था। जब कौटिल्य उस मार्ग से गुजर रहे थे तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और वो उसकी जो शक्ति है, जो उसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को पहचान गए और उन्होंने उस शिकारी से उस चंद्रगुप्त मौर्य नामक बालक को खरीद लिया, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक बना और उसको ले जाकर तक्षशिला में शिक्षा और दीक्षा दी। अब यदि बात कही जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो नंद वंश था उस नंद वंश का समूल नाश किया
और उसी समय आप देखेंगे कि यूनानी आक्रमण हो रहे थे। सिकंदर महान उस समय आक्रमण कर रहा था, तो उस मकदूनिया शासन जो विदेशी शासन था उससे मुक्ति दिलाई। और दूसरी बात जो है, नंदों का घृणित शासन था, उस घृणित शासन से देश को आजाद कराया। चंद्रगुप्त मौर्य की ये उपलब्धियां हैं। अब बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने शासन काल में उसने जैन धर्म ग्रहण किया था। किस धर्म से संबंध है उसका? जैन धर्म से। और उसने किसको अपना गुरु बनाया था? भद्रबाहु। मैं बता चुका हूं आपको, मौर्य वंश का जब मैं साहित्यिक स्रोत बता रहा था तो उसमें मैंने बात की थी जैन ग्रंथ की, जिसमें भद्रबाहु का कल्पसूत्र था। ये वही भद्रबाहु हैं जिनका शिष्यता जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रहण की थी। और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के पास श्रवणबेलगोला नामक स्थान है, वहां पर चंद्रगिरी की पहाड़ी भी मिलती है, और श्रवणबेलगोला में जाकर इन्होंने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया। संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि है कि जैन धर्म में जब कोई संलेखना विधि करता है तो जो है खाना पीना छोड़ देता है और धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग कर देता है। अब बात करते हैं कि कौन सा युद्ध लड़ा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 322 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है आपको शासन मिलता है। उसी काल में 305 ईसा पूर्व में उसकी लड़ाई सेल्यूकस से होती है। सेल्यूकस कौन था? यूनान में पहले सिकंदर आया, सिकंदर के बाद जिसका शासन आया वो सेल्यूकस था। तो सिकंदर के बाद सेल्यूकस का शासन था यूनान में। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई उसी से हुई। और कब हुई ये प्रश्न बनता है, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की लड़ाई हुई, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी कर दी। और हेलेना की शादी के पश्चात दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या? एरिया, ये क्षेत्र के नाम है, 4 क्षेत्र दिए थे सेल्यूकस ने। किसे? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि आज बैक्टीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो 4 क्षेत्र थे, एरिया, जेड्रोसिया, अराकोसिया, पेरिपेनिसदाई। याद कीजिए, जेड्रोसिया, पेरिपेनिसदाई, अराकोसिया और एरिया, ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में क्या दिए थे? 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे। सेल्यूकस को क्या दिए थे? 500 हाथी। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा, कहाँ? श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में संलेखना विधि से शरीर का त्याग किया था। और एक और जानकारी प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक सचिव था पुष्यगुप्त। पुष्यभूति वंश में पहुंच गए, पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने एक गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार जूनागढ़ के जो शासक थे रुद्रादामन, उन्होंने करवाया था। तो रुद्रादामन के जूनागढ़ से ये बात पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सचिव थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हालांकि सचिव अपने मन से तो करवा नहीं देगा, करवाएगा राजा की आज्ञा से ही। तो यदि बात आए कि सुदर्शन झील का, जो गुजरात में झील है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। यदि आ जाए कौन से सचिव की सहायता से, तो पुष्यगुप्त सचिव का नाम था। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त की राजधानी क्या थी। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज बिहार में है। इसे यूनानी लेखक पालीब्रोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? पालीब्रोथा। अब बात की थी हमने
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसका पुराना नाम कौटिल्य का ही मैं बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि विष्णुगुप्त था। अब बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 जो है अधिकरण हैं और आपके 180 प्रकरण हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं, 4000 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन बनता है, चरक संहिता का क्वेश्चन आ चुका था कि कितने भाग हैं। ऐसे ही अर्थशास्त्र पर ही क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं। तो 15 अधिकरण है, 15 भाग है, 180 प्रकरण है, इसका मतलब 180 उपभाग हैं और 4000 श्लोक हैं। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की। यदि हम चंद्रगुप्त के उपनामों पर जाएं तो चंद्रगुप्त के 2 उपनाम मिलते हैं, एक सेंड्रोकोटस और एक एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस जो है जस्टिन, ये यूनानी लेखक हैं जस्टिन, वो सेंड्रोकोटस नाम प्रयोग करते हैं, जिसका तदात्म का मतलब है जोड़ना। सेंड्रोकोटस की पहचान जो है विलियम जोन्स, मैं ये भी बात पार्ट 1 में कर चुका हूं कि विलियम जोन्स जो कि हैं, विलियम जोन्स सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। और जस्टिन जो कि लेखक हैं, उन्होंने सिकंदर और ऐसा बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात भी हो चुकी थी। एक भेंट हुई थी जब चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में था, तब सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट हुई थी। तब अपने प्रारंभिक समय में चंद्रगुप्त तो ज्यादा कोई खास बात समझ में नहीं आती, लेकिन जस्टिन जैसे विद्वान जो है इस बात का उल्लेख करते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का विवरण कौन देता है, तो जस्टिन जो कि यूनानी लेखक थे। ठीक है, एक नाम मिलता है एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस प्लूटार्क नामक वैज्ञानिक एंड्रोकोटस नाम देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। एक और बात याद रखिए कि विष्णुगुप्त की बात मैंने की, जो कौटिल्य है जिसने अर्थशास्त्र की रचना की है, जो इसका संबंध अर्थशास्त्र से बिल्कुल भी नहीं है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से है। उस कौटिल्य को, उस विष्णुगुप्त को जो है द्विज अर्षभ भी कहा जाता है। द्विज अर्षभ कहाँ कहा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है, आया नहीं, स्टार मार्क किया है मैंने। द्विज अर्षभ कहा जाता है किसे? कौटिल्य को। कि कहाँ कहा गया है? तो कहा गया है पुराणों में। पुराणों में कहा गया है द्विज अर्षभ किसे? कौटिल्य को, जो अर्थशास्त्र का रचयिता है। और अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जो बुक है, उसमें जो है किसी भी साम्राज्य में, किसी भी राज्य में 7 अंगों की बात की गई है कि ये 7 अंग होने ही चाहिए, और इनको क्रम से ही याद कीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न आ चुका है कि 7वां अंग बताइए, तो आप इसी क्रम से याद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और यही सही क्रम है, इसी क्रम से याद किए रहेंगे। किसी भी साम्राज्य में 7 अंग होने चाहिए। पहला जो है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठवां दंड और 7वां मित्र। जैसे राजा, अमात्य, तो ऐसे कहानी बनाकर याद कर सकते हैं आप। कैसे कि एक राजा था, उसने अपने अमात्य का मतलब होता है मंत्री, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, कि एक राजा था, उसने अपने मंत्री को जनपद में भेजा और जनपद के अंदर दुर्ग में भेजा, और दुर्ग में कोष की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। कोष की जानकारी इकट्ठा न कर पाने पर राजा ने उसे दंड दिया, और दंड बनाने के बाद उसी मंत्री से मित्रता कर ली। ये क्रम हो गया। कैसे, क्या कहानी बनाई मैंने? राजा ने एक अमात्य, एक मंत्री को कहाँ भेजा? जनपद में। जनपद में कहाँ? दुर्ग में। दुर्ग में क्या करने भेजा? कोष की जानकारी इकट्ठा करने भेजा, और कोष की जानकारी इकट्ठा न कर पाने पर दंड दिया, और दंड देने के बाद मित्रता कर ली। ये 7 क्रम से हो गए आपके।
ठीक है, ये अर्थशास्त्र में बताए गए सप्तांग हैं। सप्तांग का मतलब है किसी भी राज्य में ये 7 अंग होने ही चाहिए। जैसे मित्र की बात करें तो मित्र हमेशा क्या होना चाहिए, मित्र हमेशा लॉयल होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम मिलते हैं। एक वफादार मित्र हमेशा आपके काम आएगा और हमेशा आपकी वृद्धि में सहायक होगा। तो अर्थशास्त्र में बता दिया गया है कि मित्र हमेशा वफादार होना चाहिए। जो लोभी और कंजूसी मित्र होते हैं वो राजा के साथ साथ पूरे साम्राज्य का अंत कर देते हैं। तो आप लोग भी अपने मित्र जो है वफादार ही रखिएगा, क्योंकि वफादारी से बड़ी कोई कीमत इस दुनिया में नहीं है। और बात हम एक और प्रश्न की कर लेते हैं कि जो मैकियावेली है, मैकियावेली विद्वान, उसने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंस, अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कौटिल्य का पुराना नाम विश्वगुप्त दिया गया है और पुराणों में इसे द्विजर्षभ कहा गया है। उसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक से की जाती है। इन प्रश्नों के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कोई प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में आने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मुझे लग रहा है 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं बना होगा, मुझे टाइम का पता नहीं है, और इसको तैयार कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और आप प्रश्न इसको पढ़ने के बाद आप घटना चक्र से या दृष्टि की जो बुक आती है क्वेश्चन वाली, किसी से आप प्रश्न बनाकर देखेंगे, आपका गलत नहीं होगा चंद्रगुप्त मौर्य पर। लेकिन अभी अगली टॉपिक हम बिंदुसार उठाएंगे, उसके बाद अशोक, और उसके बाद हम लोग मौर्यकालीन व्यवस्था पर बात करेंगे। उसके बाद ये मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए।